अब इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी काबीना ने साफ कर दिया है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में 3 तलाक बिल पेश किया जाएगा। अब सवाल यह उठ रहा है और काबीना ने यह भी साफ किया है कि कुछ नुकात पर जहां पर अपोजिशन को एतराज था, उन नुकात पर भी फिर से गौर व फिक्र किया जाएगा। क्या वाकई में ये सरकार कुछ तरमीम करेगी बिल में, कुछ जो नुकात हैं उन पर गौर व फिक्र करेगी? अपोजिशन को इस बिल की जिन बातों पर एतराज है, क्या सरकार उन बातों को अब दोबारा से उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा? या मुस्लिम तंजीमों को जो एतराज था कि उलमा से इस बिल के बारे में कोई मशवरा नहीं किया गया, क्या मुसलमानों को भी एक तरह से इस पर राजी किया जाएगा? मुसलमानों और खासतौर से उलमा के जो मशवरे हैं वो भी इस बिल में शामिल किए जाएंगे? क्या वाकई में एक खुले दिल से यह सरकार अब नए तरीके से इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगी? आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने के लिए इस बार बिल लाया जाएगा। ये इंसानियत का तकाजा है, ये इंसाफ की जरूरत है और ये जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की बात है। आम इंतखाबात में शानदार वापसी के बाद मरकज की मोदी सरकार लोकसभा के पहले सेशन में ही 3 तलाक बिल को पेश करेगी। मरकज की मोदी हुकूमत ने एक मरतबा फिर 3 तलाक बिल पास कराने के लिए तैयारी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि ये इशू इसके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। इस इशू पर हुकूमत लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर भी गौर करेगी। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 3 तलाक के रस्म पर पाबंदी आयद करने के लिए हुकूमत पार्लियामेंट में फिर से बिल लेकर आएगी। गुज़िश्ता महीने 16वीं लोकसभा के तहलील होने के बाद 3 तलाक पर पाबंदी लगाने वाले मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस की मियाद खत्म हो गई, क्योंकि ये पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हो पाया और राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ राज्यसभा में बिल की मुखालिफत कर रहा था, जहां पर हुकूमत के पास इसे मंजूर करने के लिए खातिर ख्वाह तादाद नहीं थी। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 3 तलाक बिल हमारे इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है। इससे पहले मोदी हुकूमत को 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन उस वक्त एक जबरदस्त अखलाकी शिकस्त का सामना करना पड़ा जब इसका पसंदीदा तलाक सलासा बिल कानूनी शक्ल इख्तियार करने से महरूम रह गया। लेकिन बाद में मोदी काबीना इस पर ऑर्डिनेंस लेकर आई। ऑर्डिनेंस में तलाक बिदत के रस्म को क्रिमिनल नौयत का बनाया गया था, जिसकी हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुखालिफत की थी, जबकि कमीशन ने शादी, तलाक, नानफका और खवातीन और मर्द की शादी की उम्र से मुतालिक कवानीन में तब्दीली की सलाह दी थी। खास बात यह है कि अगर 3 तलाक बिल फिर पास नहीं हुआ तो एक बार फिर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, क्या इस बार सरकार के लिए राज्यसभा की राह आसान होगी? क्या बिल को दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हिमायत मिलेगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के दोबारा इंतखाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच बदली है और वो इस बिल को कबूल करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होने वाला है, बल्कि यूं कहा जाए कि नई सरकार का पहला पार्लियामेंट सेशन होगा। और कल जिस तरह से मरकजी काबीना की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में काबीना ने साफ कर दिया है कि पार्लियामेंट के पहले सेशन में ही सरकार 3 तलाक बिल को लेकर आ रही है। लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया है कि कुछ चीजों पर, बिल के कुछ नुकात पर गौर व फिक्र किया जाएगा। सवाल यह उठता है, क्या अपोजिशन या जो मुस्लिम तंजीमें जिन्हें एतराज था बिल के कुछ नुकात पर, क्या अब उनके मशवरों को भी इस बिल में शामिल किया जाएगा? और क्या अपोजिशन अब तैयार हो जाएगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर अपोजिशन मानने को तैयार नहीं होता है तो क्या राज्यसभा की जो राह है वो एक तरह से मुश्किल नहीं होगी सरकार के लिए? इसी पर हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कासिम रसूल इलियास साहब मेंबर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में। डॉक्टर रिदवाना सनम जी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी मेरे साथ कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है मुस्लिम राष्ट्र मंच के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा चंद्रभूषण पांडे साहब तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर में
जेडीयू लीडर और वुमेन एक्टिविस्ट भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे और इस डिबेट का हिस्सा होंगी। जितने मेहमान मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं डॉक्टर रिजवाना सनम जी आपके पास आना चाहूंगा कि पूरी 2014 से लेकर 2019 के बीच हमने देखा कि पिछली सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत फोकस किया ट्रिपल तलाक पर। हालांकि राज्यसभा में 3 बार यह बिल एक तरह से रिजेक्ट हुआ, पास नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट ने कहा है कि नई सरकार का पहला जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें इस बिल को रखा जाएगा। कैसे इसे देखती हैं रिजवाना जी? देखिए, गवर्नमेंट तो इस पर काम कर रही है, क्योंकि जब भी कभी किसी कानून का मिसयूज होता है उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ट्रिपल तलाक को इस्लामिक तरीके से देखें तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है और बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि इसमें वुमन जो है हरास नहीं होती। इसमें जो वुमन को ट्रिपल तलाक का मतलब ये नहीं है कि 3 बार तलाक 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 बोला और तलाक हो गया है, जो कि इलिटरेसी की वजह से या जो इस्लाम को ठीक तरीके से नहीं समझते हैं और वो इसका मिसयूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। मुझे लगता है इसको समझाने की बहुत ज़रूरत है कि ये लॉजिकली अगर एक बार तलाक बोला गुस्से में भी तो ये वैलिड नहीं होता। अगर हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बनती और हस्बैंड उसको तलाक देना चाहता है और उसने एक बार तलाक कहा, उसके बाद 3 महीना सेपरेशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। उसके बाद में जब वो फिर से तलाक बोले तो 3 तलाक बोलने के बाद एक वाइफ को किसी और के साथ शादी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको लॉजिकल लगे क्या मैं उसके साथ में, अगर वो उसको मनाने आता है क्या वो उसके साथ में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, या जो उसका नया हस्बैंड है जिसके साथ उसने शादी की है वो उसके साथ ज्यादा खुश है, कंफर्टेबल है और वो उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। लेकिन जो इस्लाम में इसका मिसयूज हो रहा है ट्रिपल तलाक का, जो मेल ईगो है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है, उस पर जो सरकार इस पर काम करती है कि इसका मिसयूज ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से मैं बहुत मॉडर्न जमाने की मुस्लिम वुमन हूँ, लेकिन अगर मेरे तरीके से देखा जाए तो ट्रिपल तलाक जो है कानूनी तरीके से इस्लाम के मुताबिक ये बिल्कुल सही है और इसमें लॉजिकल अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेफ कानून है, जिसमें वुमन को कोर्ट कचहरी के हरासमेंट से नहीं जाना गुजरना पड़ रहा है। यानी रिजवाना जी आपकी बात से बिल्कुल साफ है कि सरकार को शरीयत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपके कहने का मतलब यही है? नहीं करना चाहिए, जी सर, बिल्कुल। लेकिन रिजवाना जी, सरकार ये कह रही है कि जेंडर जस्टिस के लिए उसने एक कदम उठाया है और मुस्लिम जो खवातीन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है 3 तलाक को लेकर, इस वजह से सरकार को आगे आना पड़ा। देखिए, अगर आदमी सिर्फ तलाक कहे और वो तलाक होता है, ऐसा नहीं है। उसको रिलेशन रिश्तेदारों को बीच में लाना है, उसको मोहल्ले के किसी सीनियर पर्सन को लाना है, उसको काउंसलिंग करनी है। वो एकदम तलाक बोलने से तलाक नहीं होता, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है। मुझे लगता है इसको समझने की जरूरत है। ये जेंडर बायस नहीं है। अगर इस्लाम में ये अथॉरिटी मेल को दी गई है, लेकिन मेल को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई है। सो मेरे तरीके से, जिस तरीके का नॉलेज इस्लाम का मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक लॉ है और ये बायस नहीं है, क्योंकि यहाँ जब औरत जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उस तलाक को तो वो तलाक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ अफजल अब्बास साहब लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इनके अलावा नाइश हसन साहिबा वुमेन एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है नाइश हसन साहिबा ने, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं नाइश हसन साहिबा आपके पास ही आना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हमने देखा कि ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार बहुत संजीदा थी और उसने बहुत कोशिश की कि यह बिल पास हो जाए, कानून बन जाए, लेकिन कुछ कमी रह गई इसमें और राज्यसभा से पास नहीं करा पाए। लेकिन सरकार ने अपनी शुरुआत एक बार, दूसरी जो सरकार है, सेकेंड इनिंग की शुरुआत भी एक तरह से ट्रिपल तलाक से ही वो कर रही है, फिर से पार्लियामेंट में लेकर आ रही है बिल। नाइश जी।
जी देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही ना। पिछली बार हमने कहा था कि 3 तलाक पे बिल ना पास हो, ना इस बार कह रहे हैं। जो हमारे एतराजात थे बस वो दर्ज किए जाए। और एक एक्टिविस्ट होने के नाते, सामाजिक कारकुन होने के नाते हम लोगों ने बहुत से एतराज किए थे। पहला एतराज मेरा ये था, मैं चाहती हूं कि इस देश से तलाक के बिद्दत पूरी तरह से खत्म हो, जैसे तमाम देशों में खत्म हुआ। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या था, जिस तरह से वो अध्यादेश लाया गया था, तो इस तरह के अध्यादेशों से देश नहीं चलता। उसमें बहुत जरूरत थी 3-4 तरमीम करने की। पहली बात ये थी कि आपने उसको 3 साल की जो सजा मुकर्रर कर दी, उसके बाद औरत कहाँ जाएगी, उसका मेंटेनेंस क्या होगा, वो कैसे रहेगी, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। तो ये ऐतराज था कि इसको आप वापस सोचिए और इसको बेहतर बनाइए और इसको पास कीजिए। और आदमी जो है बेल के लिए लड़ता रहेगा, औरत गुजारे के लिए लड़ती रहेगी, ये एक बहुत कम्युनिटी के लिए ये औरत को फायदा नहीं देगा। हम लोग ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, 15-20 साल लड़े हैं। तो अब हम ये चाहते हैं, ये सरकार भी अगर बिल ला रही है, हम उसका बिल्कुल इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जो उसमें औरतों के सवाल हैं, कृपया उसको मेंशन किया जाए, उसको लेके आया जाए और पास कीजिए बिल। औरतें कभी, या मुस्लिम समाज का बड़ा तबका कभी इसके खिलाफ नहीं है, चंद लोगों को छोड़ के, बाकी पूरी कम्युनिटी इसके साथ है। लेकिन हमारे एतराज को जो है वो जगह दी जाए, उसे सुना जाए। बिल्कुल, जो एतराज है उन्हें कम से कम सुना जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने नाइश जी कही। मैं चंद्रभूषण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से नाइश हसन जी कह रही थी और जो बात रिदवाना सनम जी ने कही थी, मैं पहले नाइश हसन जी की बात पर आऊंगा कि कुछ जो एतराज थे वो एतराजात अगर हटा दिए जाएं, जिन बातों पर अपोजिशन भी एक तरह से अड़ा हुआ था कि इस बिल में कुछ पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से सही नहीं है, उन्हें पहले हटाया जाए, उसके बाद इस बिल पर बात होगी। कल कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट ने भी ये इशारा दिया है कि इस बिल पर दोबारा गौर किया जाएगा। क्या वाकई में जो एतराज है अपोजिशन का या मुस्लिम कम्युनिटी का, क्या उसे इस बार दूर किया जाएगा इस बिल से? पांडे जी। देखिए अबू जी, इसमें दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा जो कानून है एक बड़े वर्ग को जस्टिस देने को लेकर के, और जेंडर जस्टिस का जो सवाल है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो सवाल है, उसी दिशा में सोचने वाला कानून है। इस कानून में जो भी प्रावधान है, उस प्रावधान के पीछे भी मंशा यही थी कि ये कानून थोड़ा सा डर पैदा करे उन लोगों के मन में जो सड़क चलते एक महिला की जिंदगी को सड़क पर ला देते थे। उद्देश्य और मंशा भी उसके पीछे यही है। लेकिन इसके बाद भी लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में जब कोई भी कैबिनेट का बिल आएगा तो पार्लियामेंटेरियंस को अधिकार है कि खुले मन और मस्तिष्क से उस पर चर्चा हो, और कोई भी कानून किसी के मौलिक अधिकारों के साथ बहुत खेलने वाला नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कानून लेकर हम लोग आए हैं, और ये कानून स्वाभाविक है कि मुस्लिम महिलाओं की एक लंबी लड़ाई के बाद आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। और जो ये 17वीं लोकसभा का जनादेश है, उसमें भी इस कानून को समर्थन मिला है, क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां इस कानून को समाप्त करने की बात जनता के बीच में कर रही थी, और जनता ने उनको कहां पे ला खड़ा किया है। तो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में नाइश जी ने जो बात रखी है वो स्वाभाविक है कि उस पर डिबेट होनी चाहिए। अगर कोई विषय ऐसी आती है बिल्कुल। चंद्रभूषण पांडे जी, सवाल ये उठ रहा है कि यही बातें तो अपोजिशन ने पिछली सरकार में भी कह रहा था। जब इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया था, अपोजिशन यही कह रहा था कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, इसमें जो कुछ कमियां हैं उन्हें एक तरह से दूर किया जाए। अब उस पर कैबिनेट ने इशारा दिया है। ये काम तो पहले किया जा सकता था। नहीं अबू जी, देखिए अबू जी क्या है, अपोजिशन को अगर ईमानदारी से आप उनकी मंशा को देखेंगे तो उनकी मंशा पर ही सवाल था। देखिए पार्लियामेंट में कितना समय पिछले पार्लियामेंट के इतिहास में खराब हुआ आप सभी जानते हैं। सेनेट कमेटी में चीजें जाती है जो बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल नेचर की होती है, लेकिन ऐसे मुद्दे जो कि नितांत सामाजिक विषय थे, जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस ऐसे सदन में थे, कांग्रेस में थे, अन्य पार्टियों में थे, भाजपा में थे, जो मुस्लिम महिलाओं के दर्द को, उनकी समस्या को समझते थे, वो उस पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिबेट कर सकते थे। आप देखिए कि कैसे 10% आरक्षण का जो विधेयक था 2 दिनों में डिस्कस होकर पास हो गया, इतना बड़ा विषय था। तो देखिए जब आपकी नीयत ठीक होती है,
आपकी मंशा ठीक होती है, आपकी सोच ठीक होती है, आप में साफगोई और ईमानदारी होती है, नहीं, आपकी नीयत तो ठीक होती, तो इस पर सबसे कंसल्ट किया जाता है भूषण जी। नियत ही ठीक नहीं थी। अगर नियत ठीक होती तो अपोजिशन जो कह रहा था उस पर भी एक तरह से काम किया जाता। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से इस पर कंसल्ट नहीं किया गया, इस पर मशवरा नहीं किया गया। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यही कह रही थी, जो बात अभी नाइश हसन जी ने कही कि कुछ इसमें तरमीम की जरूरत थी, अमेंडमेंट की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं किया गया। तो सवाल तो नियत पर उठता है पांडे जी। देखिए, कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो पत्रकारों से वार्ता की, जो बात आप लोगों के बीच में आई है, उसमें उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि हम खुले मन से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर फोकस है, कानून की किसी धारा को लेकर फोकस नहीं है। अगर कोई धारा में थोड़े बहुत तरमीम करने से, संशोधन करने से बेहतर हित हो पाता है महिलाओं का, तो उसमें क्या बुराई है, किया जा सकता है। ठीक है, कासिम रसूल इलियास साहब, अब कैबिनेट ने इशारा दिया है कि कुछ चीजों पर दोबारा से गौर किया जाएगा, कुछ तरमीम की अगर जरूरत हुई तो तरमीम भी की जा सकती है। क्या अब इस बिल को कैसे आप लोग देखेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शुरू में यही कह रहा था कि जो एतराजात हैं अगर उन्हें दूर कर लिया जाए तो इसे अपनाने में कोई मुश्किल नहीं है। कि इसमें जो तरमीम की जरूरत होगी कर ली जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकार के पास तो बहुत लंबा चौड़ा वक्त था, उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मुस्लिम तंजीमों से और दूसरे लोगों से बात क्यों नहीं की इसके ऊपर में? यानी बिल को पेश करने में इतनी उजलत क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है इस बिल को दोबारा पेश करेगी, पार्लियामेंट में डिबेट होगा और राज्यसभा में ये रिजेक्ट होगा, फिर ये इसको मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पे ये बिल लाने के पीछे कोई नीयत साफ नहीं है, यानी मतलब है कि मुस्लिम खवातीन को कोई फायदा पहुंचाना पेश नजर नहीं है। और ये एक मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की इसने बात कही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पोजीशन में नहीं है, तो एक एक करके मुस्लिम पर्सनल लॉ के इश्यूज को लाकर उसको सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये कि ये देखिए, ये बिल जो है इसमें वो तरमीम बिल्कुल नहीं की गई, यानी अगर 3 साल के लिए जेल का प्रोविजन रखा गया और नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया इसको। अब सिर्फ ये बात कही जा रही है कि बेल अगर पुलिस की सतह पर तो नहीं होगी, मजिस्ट्रेट की सतह पर हो सकती है, अगर औरत तैयार हो, दूसरे लोग तैयार हो। तो बहुत मामूली कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, कोई खास चेंज नहीं किया गया। तो दो बातें हैं इसमें, या तो इस बिल को राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए, या ये कि लोकसभा के अंदर भी कमेटी के हवाले किया जा सकता है। और ये बिल के अंदर जो संशोधन, जो तरमीमात का मुतालबा किया जा रहा है मुस्लिम तंजीमों के जरिए से, वो तरमीमात करने के बाद अगर ये बिल पार्लियामेंट पेश किया जा सकता है तो इस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन इस शक्ल में ये बिल लाने का मकसद सिर्फ ये है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वो बिल लाकर ये खामखा का तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिम खवातीन के हक में कोई काम कर रही है। ये बिल्कुल मुस्लिम खवातीन के हक में काम नहीं है, मुस्लिम खवातीन को सड़क पे लाने की कोशिश है। यासिर जिलानी, ये मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए एक तरह से नहीं किया जा रहा है। अगर वाकई में खुले मन से किया जा रहा होता, खुले दिल से अगर ये किया जा रहा होता, तो शायद इसमें सबसे कंसल्ट किया जाता, सबके मशवरे लिए जाते, जो एतराज लोगों के थे, जो एतराज मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के थे, वो तमाम एतराज दूर किए जाते। लेकिन इस पर तो सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नियत पर शक होता है यासिर जिलानी साहब। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले एक मैं अतीत में याद दिलाने की कोशिश करूंगा। जब 1986 में इसी तरह का केस शाहबानो का था, 7 साल की जबरदस्त लड़ाई उस अकेली महिला ने लड़ी थी और राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उनको एक महिला अधिनियम 1986 के तहत, एक नया कानून के तहत उन्होंने उस कानून को पास किया और उसी को आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को इंसाफ दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये मैं बताऊं या पूरा हिंदुस्तान इसको नहीं जानता, तो एक बार बता देता हूं। उस फैसले को बदल दिया गया था, उस फैसले को पलट दिया गया था, क्योंकि जो चरमपंथी कट्टरपंथी लोगों ने उस वक्त के मौजूदा सरकार पे दबाव बनाया था। मैं नाइश हसन साहिबा की बात को थोड़ा सा जोड़ूंगा। इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने भी जमीन में
औरतों के हक के लिए, जो जेंडर इक्वालिटी की बार बार बात होती है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन जो मुझे अभी पता चल रहा है सूत्रों से, उसमें ये जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी रिपोर्ट भी चल रही कि सरकार मौका देने के लिए तैयार है। हमारे अभी भाजपा के जो प्रवक्ता मित्र हैं, उन्होंने भी बात कही कि जब कोई चीज आती है तो बड़ा दिल करके, अपने दिल को वसी करके बात सुनी जाती है। जब आप पार्लियामेंट के पटल पे कोई इतनी बड़ी चीज बिल्कुल यासिर जिलानी, जिस तरह से नाइश हसन ने कहा कि एतराज है, एक लंबी लड़ाई मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइश हसन जैसी हजारों औरतों ने लड़ी है, और उस पर अगर एतराज होता है तो सरकार को सोचना चाहिए। और मेरा दूसरा सवाल यासिर जिलानी ये है, जिस तरह से कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोच सकता है इस बिल के बारे में, लेकिन जो एतराजात हैं उन पर पहले काम करने की जरूरत है। सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? अगर मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पॉजिटिवली जो हक की बात है, औरतों के हक हुकूक देने की बात है, उसको लेके अगर सोचता है और सरकार के साथ आता है, और यकीन करिए नहीं, वो तो आने के लिए तैयार है, लेकिन पहले सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को पहले अपनी मंशा साफ करनी होगी। यासिर जिलानी साहब, आपको मैं बता दूं, जो वजीर आजम हैं उनकी मंशा साफ है। वो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जो वायदा किया है, जो यकीन दिया है मुसलमानों को लेके, अगर उन्होंने यकीन नहीं दिया होता तो सेंट्रल हॉल से जब उन्होंने अपना भाषण दिया, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी की बात करी, माइनॉरिटीज की बात नहीं करी। माइनॉरिटी का मतलब जो सबसे बड़ी जो हमारी मुसलमान एक कौम है, वो उसको उस वक्त संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो छल में छेद हुआ है उसको हम सही करेंगे। तो आप यकीन रखिए कि वजीर आजम साहब ने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि इंसाफ मिलेगा। और इस बार शाह बानो नहीं है, इस बार सायरा बानो थी, इस बार नाइश हसन जैसी सामाजिक कारकुन थी, इनसे भी और भी कई सारी महिलाओं ने इस केस में आगे बढ़ के काम किया है। और मैं बिल्कुल नाइश हसन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नाइश हसन जी, जो सरकार पिछले 5 साल अपनी बात पर अड़ी रही एक तरह से कि इसे न तो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा, न इस पर किसी तरह के सजेशंस लिए जाएंगे, क्या लगता है कि ये सरकार अब फिर से वापस लौटेगी? ये सरकार क्या वाकई में तरमीम करने की इस बिल में जहां पर जरूरत है वो तरमीम करेगी? क्या लगता है नाइश हसन जी? असल में किसी ऐसी हाइपोथेसिस पे नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है कि आप जो बोले वो समाज को दिखना भी चाहिए। पिछले 4-5 सालों में बहुत सी बातें बोली गई जो दिखी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी जिस जोर शोर से कह रहे हैं तो वो हमें दिखनी चाहिए कि आप उसको अमल में लाएं। ये नहीं जब अमल में लाने की बात हो तो सेंटेंसेस काट दिए जाएंगे, लॉ बदल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि औरत महफूज हो। हमारे सामने देखिए और भी उदाहरण है, हमारे सामने हिंदू मर्द तमाम जो है दूसरी तीसरी शादी करता है। एक स्टडी भी आई थी इस पे कि बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने कर रखी थी, लेकिन जब आप उसको नॉन कॉग्निजेबल करते हैं तो ठीक है, चलिए वो स्पेस है, आदमी औरत जाती है अपनी बात रखती है, लेकिन जब आप इसको कॉग्निजेबल करते हैं 3 साल आप इसको इसलिए नहीं घटा रहे हैं क्योंकि फिर वो कॉग्निजेबल नहीं रह जाएगा। ये मुझे लगता है कि लॉ मिनिस्टर को बहुत तवज्जो दे के सोचना चाहिए। इस गरीब कौम जिसको सचर कमेटी ने अपना पूरा वो दिया है, देश के सामने रिपोर्ट रखी है, तो वो बता रहा है कि ये कौम और इस कौम की औरत तो और गरीब है। इसलिए बेहतरी यही है कि खुले दिल से ऑपोजिशन की, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा था कि हम ऑपोजिशन की सुझाव लेंगे, तो अब ले डालिए सुझाव। हम औरतों के सुझाव जो जमा है वो ले डालिए और एक बेहतर कानून बनाइए, हमें इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कानून सही नहीं है, उसमें चालाकियां होंगी, तो औरत को क्या मिलेगा? और पर्सनल लॉ बोर्ड का जहां तक सवाल है, मैं उनसे सजेशन की बात इसलिए नहीं करती कि अगर उन्होंने चाहा होगा तो 70 साल में औरत की जिंदगी इतनी दुश्वार ना होती। अगर वो हमारे रहनुमा होते, उन्होंने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने जो काम किया है वो मजमूआ कवानीन इस्लामी जैसी किताब लिखने का काम किया है जो ना कुरान से मैच करती है। लेकिन अब जब कैबिनेट ने एक तरह से कह दिया है कि जो कमियां हैं कुछ बातों पर गौर किया जाएगा,
कुछ बातों पर कुछ जो सुझाव दिए गए उस पर गौर किया जाएगा। ऐसे में जेडीयू का रुख क्या होगा ट्रिपल तलाक बिल को लेकर? देखिए, पहले से ही जनता दल यूनाइटेड का जो संवेदनशील मुद्दे हैं देश के, उसको अलग रखा उन्हें। और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी ने और पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने भी इस पे अपनी अपनी राय दे दी है कि जो पार्टी का स्टैंड है। मैं समझता हूं कि इस तरह के मुद्दे पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले भी आपके कई बार डिबेट में इस मौजू पर मैंने बात की है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हम लोग सिलेक्ट कमेटी भी भेजना चाहते हैं। इस मसले का हल जो है मुस्लिम धर्म गुरुओं पर छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है या मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की बात, तरक्की की बात नहीं करना चाहती। जनता दल हमेशा औरतों के अपलिफ्टमेंट की हमेशा बात करती आ रही है। यही वजह है कि बिहार में भी सारे औरतों को बिहार के सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन हिंदुस्तान का पहला राज्य है। तो हम महिलाओं के उत्थान के, महिलाओं की परेशानी के लिए हम संवेदनशील है। पार्टी हमारी जो है सीरियस है। अब जहां तक कुछ मुद्दों पे अलग होने की बात है या रिव्यू करने की बात आ रही है, कैबिनेट में होगा, तो मैं समझता हूं कि इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देंगे और वही इस पर उनका कमेंट्स ही प्रभावी हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। यानी अगर इस पर गौर व फिक्र किया जा सकता है तो नीतीश कुमार या जेडीयू जो है वो भी एक तरह से अपना मन साफ करके और उसकी जो मंशा है वो भी एक तरह से सामने निकल कर आएगी। यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार इस इशू से जुड़े हुए बहुत अहम चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां कुछ महिलाओं की तकलीफ की बात 3 तलाक बिल को लेकर होती है, वहीं पर हमने देखा कि 3 से 4 करोड़ खवातीन ने इस बिल की मुखालिफत में दस्तखत किए हैं। पूरी एक मुहिम चलाई गई है। क्या अब जब दोबारा से सरकार पार्लियामेंट में इस बिल को लाएगी तो ऐसी खवातीन को भी जहनों में रखेगी? और क्या मुस्लिम समाज से, मुस्लिम तंजीमों से, मुस्लिम जो उलमा है उनसे भी अब मशवरा किया जाएगा इस अहम बिल को लेकर? इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक। तो मरकजी सरकार एक बार फिर पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल पेश करेगी और सरकार ने यह इशारा दिया है, काबीना ने यह इशारा दिया है कि इस बार जो एतराजात हैं उनमें से कुछ पर गौर किया जा सकता है और सबको एक तरह से साथ लाने की सरकार ने इशारा दिया है और की कोशिश की जाएगी कि इस पर एतराज ना हो, एक ऐसा बिल पेश किया जाए जिस पर एक तरह से सभी राजी हों। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, क्या यह सरकार के लिए मुमकिन है? क्या अपोजिशन इस तरह से मानने के लिए तैयार होगा? और सबसे बढ़कर यह, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम जो उलमा है या मुस्लिम जो समाज है वो इस बिल पर पूरी तरह से मुत्तफिक होंगे? यह भी बड़ा सवाल है। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद चंद्रभूषण पांडे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जहां पर मुस्लिम महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात हो रही है और यह जाहिर सी बात है कि 3 तलाक से बहुत इमोशनल यह मसला है, बहुत सेंसिटिव मसला है। जिस औरत के साथ तलाक होती है उसके दर्द को वाकई में हम और आप नहीं समझ सकते हैं, वो महिला ही समझ सकती है। लेकिन चंद्रभूषण जी, मेरा सवाल यह है कि इस बिल के अगेंस्ट में तकरीबन 3 से 4 करोड़ महिलाओं ने साइन किए, दस्तखत किए, जो नहीं चाहती है इस तरह का बिल। क्या उनका भी ख्याल रखेगी यह सरकार? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जब भी कोई सरकार इस तरह के कानून लेकर आती है जो को न्याय दिलाने की बात करता है, तो स्वाभाविक है कि ये कानून कोई एक दिन में कल्पना लोक में नहीं पैदा होता। हम सभी जानते हैं कि 80 के दशक से लेकर के और पूरा आप आज 21वीं सदी में 2019 में हम लोग बात कर रहे हैं, एक लंबा 30 वर्ष से अधिक का समय बीता है। इसमें बहुत विमर्श हुई है, तमाम न्यायिक वाद और परिवाद हुए हैं, तमाम सामाजिक परिवर्तन और मूवमेंट हुए हैं। इसके बाद ये कानून सामने आया और ये कानून भी 2 बार अध्यादेश के रूप में आया, उसके भी कुछ अनुभव भी सामने हैं। ये सारी परिस्थितियों के साथ ही साथ समाज में जो विरोध प्रतिरोध है, अपोजिशन के कुछ ऑब्जेक्शंस है, राज्यसभा से 3 बार रिजेक्ट हुआ है। चंद्रभूषण जी, अपनी सोच है, राज्यसभा से बिल 3 बार रिजेक्ट हुआ है और इसकी वजह क्या है? राज्यसभा में रिजेक्ट हुआ है, बात सही है, क्योंकि कई बातों पर एतराज है, अपोजिशन को, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को एतराज है। जो बात ब्रेक से जाने पर पहले हम कर रहे थे वही बात मैं यहां पर दोहरा रहा हूं, वही बात रख रहा हूं कि एतराज जो है उसे कम से कम दूर करना चाहिए। सबको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। 2 बातें जोड़ना चाह रहा हूं जी।
दो बातें मैं जोड़ना चाह रहा हूं, मुझे दो बातें रख लेने दीजिए जी। एक तो मैं ये कहना चाह रहा, देखिए किसी भी अध्यादेश की जो एक मजबूरी होती है कि जब नया सदन गठित होता है तो उसके 45 दिन के अंदर सदन में उस अध्यादेश के समांतर कानून बना के रखना पड़ता है, बिल बना करके। तो ये सरकार की मजबूरी है, इसलिए सरकार उसको समयबद्ध तरीके से रख रही, नंबर 1। नंबर 2, पिछले अनुभव को देखते हुए जो उसमें विसंगतियां उठाई गई है लोगों द्वारा, और उस पे जो आम सहमति से, सर्वसम्मति से हम लोगों की कोशिश होगी कि कानून बने, ताकि वो कानून सर्व स्वीकार हो और उसके क्रियान्वयन में भी ज्यादा सफलता मिलेगी, ज्यादा स्वीकार्य होगा। तो कानून के पीछे एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि कानून जब बनाया जाता है तो किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाया जाता है। कानून वास्तव में अपराध को रोकने के लिए, भय पैदा करने के एक हथियार है। और सभ्य समाज में कानून का महत्व तभी तक होता है जब कानून के टूटने की रफ्तार कम होती है। अगर कानून बार बार टूट रहा है, डे बाय डे टूट रहा है, तो कानून ही पंगु है। मैं मानता हूं कि इस बात को लेकर नहीं डरना चाहिए कि 3 वर्ष की सजा 100% लोगों को होने जा रही है। दूसरी चीज, उसमें जो बेल की प्रोविजंस किए गए, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई पीड़ित महिला जाती है और पति के साथ बैठ करके एक चर्चा पर चर्चा होती है, कोई मध्यस्थता होती है, कोई समाधान निकलता है, तो बहुत अच्छा है। कोई गृहस्थी को टूटना, न्यायालय के दरवाजे पर बार बार भटकाना, वो समाज के लिए सही नहीं है, समाज के लिए या उस फैमिली के लिए, उस घर के लिए सही नहीं है। नाई शसन जी, क्योंकि महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए आपने बहुत काम किया है। मेरा जो सवाल चंद्रभूषण जी से था वही सवाल आपसे कि समाज की वो महिलाएं जिन्हें 3 तलाक होते हैं, जिनका तलाक होता है, जाहिर सी बात है उनके सामने बहुत मुश्किल घड़ी होती है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि एक पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया इस बिल के अगेंस्ट। क्या ऐसी महिलाओं का, ऐसे मुस्लिम खवातीन का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए जब दोबारा से बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है? नहीं, इस बात का मैं बहुत जरूरी समझती हूं कि मैं जवाब दूं आपके जरिए आपके दर्शकों तक ये बात मेरी पहुंच जाए। मैं उन 4 करोड़ खवातीन ने जो बिल पे ये के खिलाफ दस्तखत दिया है उसकी रियलिटी बताना चाहती हूं। ये बिल पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोगों ने एक छोटी सी पर्ची बनाई थी और उस पर्ची में 3-4 सवाल लिखे थे। मैंने वो पर्चियां हासिल की हैं, आज मैं लेके नहीं तो कैमरा पे दिखाती। उस पर्ची में ये था, आपकी शरीयत खतरे में है, क्या आप इसे सही मानती हैं? आपके मजहब पे हमला हो रहा है, ये ठीक है? आपको इस देश में इस तरह का नागरिक बनाया जा रहा है। मतलब किसी भी सवाल में ये नहीं लिखा था कि क्या तलाक 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 कह के औरत को बाहर निकाला जा रहा है, इसे रोका जाए या ना रोका जाए। मैं कह रही हूं, इस देश की एक औरत दस्तखत ना करती अगर इस पे लिखा होता कि तलाक 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 कह के औरत को घर से बाहर निकाला जा रहा है, इसे जारी रखा जाए। बिल्कुल। तो कोई औरत ना कहती। उसके सामने तो वो रियल सवाल ही नहीं आया ना। और ये मस्जिदों से, मदरसों से, मोहल्लों में बांटे गए, बाकायदा पर्चियां बांटी गई। ये आप 4 करोड़ नहीं, 4000 करोड़ दस्तखत भी करवा के रख लीजिए, तो इसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि उसमें अगर आपने रियल सवाल रखा होता कि सरकारें जो है तलाक 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 के खिलाफ है, लेकिन तलाक 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 ठीक है और अल्लाह इसकी इजाजत देता है, एक औरत, अनपढ़ औरत भी उस पर दस्तखत कर देती, तो मैं अपना काम सब छोड़ के बैठ जाती। कासिम रसूल इलियास साहब से पूछ लेता हूं। कासिम रसूल इलियास साहब, जो एक मुहिम चलाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जिसकी सच्चाई यहां पर नाई शसन जी बता रही हैं, वाकई में इसकी सच्चाई क्या थी? बहुत अच्छी चीज क्या ये मुस्लिम खवातीन 3 तलाक बिल के खिलाफ थी या जबरदस्ती उनसे दस्तखत कराए गए? सच्चाई क्या थी कासिम रसूल इलियास साहब? जबरदस्ती उनको रियल सवाल दो। मैं कह रही हूं उनको रियल सवाल, एक प्रश्न लिख के दो पर्ची में। ये खामोश तलाक 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 जो है बात हो गई, ये सही है, ये मौका खामोश होगी। मैं बात कर जवाब ले रहा हूं इसके साथ ये खिलाफ कोई एक औरत दस्तखत नहीं करेगी। ये इन्होंने अल्लाह रसूल के जो सो कॉल्ड पैरोकार हैं, उन्होंने ये बहुत गलत काम किया है, बेहद गलत काम जवाब ले लेता हूं। जी कासिम साहब कंटिन्यू कीजिए। इनके सारे मेरे पास दस्तावेज रखे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इन्होंने झूठ फरेब इतना ज्यादा किया है। अरे आप खामोश बैठेंगे मैं बात करूंगा ना। गलत नहीं है जनाब, मैं आपको पूरे पेपर दिखा सकती हूँ। पहली बात,
आपने ही लिखा कि जब आप आए मुझे तो बात बुर्का करने का पहन के आए, आप पीछे की कतार में बैठे, मैं फिर आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। आपने जो एतराज किया, आपने जो बात रखी, उसी का मैं जवाब ले रहा हूं। नाइश हसन जी, मैं आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं। आपने अब जवाब सुन लीजिए। औरतों को नाइश हसन जी बनाया है खाली। नाइश हसन जी, अब सुन लीजिए, कासिम साहब को सुन लीजिए, वो भी अब अपनी बात रखेंगे। पहली बात, जी 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 कासिम साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि ये देखिए, कोई बात को बहुत ज्यादा ताकत से, ऊंची आवाज से कहने से बात सही नहीं हो जाती है। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम खवातीन ये सड़कों पे आई, एहतजाज किया, इन्होंने जो है उसके खिलाफ तकरीरें की हैं, इन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं और अपने होश हवास में दस्तखत किए हैं। ये बात गलत है कि उनको गलत बात बताई गई और इस तरह किया गया। पहली बात देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं, इस तलाक के मसले पर हमको नहीं, आप वो पर्चा दिखा दीजिए। अब अल्लाह वाले हैं, साफ सुथरी बहस करनी चाहिए। अल्लाह वाले नमाजी हैं, आप अरे वो पर्ची अल्लाह की बंदी खामोश बैठी है, मेरी बात करने अबू साहब को वो पर्ची दिखा दीजिए। आपका ईमान अगर दुरुस्त है तो आप वो पर्ची दिखा दीजिए जो सवाल आपके बने हैं, नहीं तो मैं अगली बार लाके जरूर दिखाऊंगी। कम से कम आप अपनी बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। हम कह रहे हैं बीजेपी बहुत खराब है, आपके खिलाफ होगी, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपने गलत काम किया। आप मुझे एक पर्ची नहीं दिखा पाएंगे और मैं आपको आपके सवाल दिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है, जो आपने ड्राफ्ट किए थे। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। देखिए, इस तरह चीखने चिल्लाने से बात बनेगी नहीं। आप अपना देखिए, आप अपनी बात कह चुकी है, मेरी बात सुनिए बिल्कुल, अपनी कुछ सब्र का मुजाहरा कीजिए। पहली बात तो देखिए, तलाक बिदअत, ये 3 तलाक जो है, इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम उलमाए कराम तलाक बिदअत कहते हैं, गलत कहते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि मुस्लिम माशरे में 3 तलाक का चलन खत्म होना चाहिए। और ये अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में जब आप कहते हैं कि ये तलाक इनवैलिड है, वाइड है, तो फिर किसी कानून की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती है। दूसरी बात, हमारा कहना ये कि अगर गवर्नमेंट कानून ला रही है तो उसे मुस्लिम तंजीमों से, मुस्लिम महिलाओं से बात करके ऐसा कानून लाना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। देखिए, मुसलमान किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो खिलाफ शरीयत हो। ये बात साफ समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि आप ये कहते हैं कि कोई आदमी 3 तलाक देगा जैसे तो कि वो कोई तलाक वाकई नहीं होगी, लेकिन अगर वो क्राइम तलाक बिद्दत बंद होगा तो एग्जाम्पल दीजिए, ये शरीयत के खिलाफ कैसे हुआ? अरे भाई, मेरी बात तो एग्जाम्पल से समझाइए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जवाब देंगे। नहीं, कैसे ये शरीयत के खिलाफ होगा, बस आप इसको विद एग्जाम्पल हमारे सामने रख दीजिए। और पूरी दुनिया में अगर कोई एक शरीयत कानून हो मुस्लिम कंट्रीज में, 50-52 कंट्रीज जो मुस्लिम है, आप मुझे बता दीजिए कि पूरी दुनिया में मुसलमान का एक शरीयत कानून है। आप बता दीजिए मुझे, मैं आप जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूंगी, मैं अपनी बात वापस ले लूंगी। अब वो साहब, या तो आप इनसे कहलवा लीजिए या मुझे कहने का मौका दीजिए। बात करेंगे, गलत है, ठीक है, नाइश जी बात हो गई, नाइश हसन जी, नाइश हसन जी बात हो गई। नाइश हसन जी, आपने नाइश हसन जी, आपने एक बात पे गौर नहीं किया। कासिम रसूल इलियास साहब ने शुरू में ही कहा था कि अगर अब दोबारा से ये बिल पार्लियामेंट में आ रहा है और कुछ चीजें जिन पर एतराज है, अगर वो चीजें हटा दी जाएंगी, उस पर गौर किया जाएगा, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पर गौर कर सकता है, इस बिल पर। तो इसका तो हमें वेलकम करना चाहिए, ये तो एक अच्छी बात है। अब वो गौर करे ना करे, औरतों को परेशानी है, उनसे हम यहाँ कह ही रहे हैं। वो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो वो हमें रिकॉग्नाइज करे? उनके वजह से औरतों का ये हाल हुआ है। वो उसको माने ना माने, आप एक बेहतर कानून लाइए। इस देश में प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम मुसलमान पढ़े लिखे हैं जो इसके खिलाफ हैं, और इनसे हमें रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यासिर जिलानी आपके पास आ रहा हूं। यासिर जिलानी, आपको क्या लगता है कि 3 तलाक पर जो मसवदा बने, क्या वाकई में उस शरीयत से हटकर होना चाहिए, इस्लामिक बेस पर वो ना हो? क्या वाकई में पूरा का पूरा एक तरह से सिर्फ कानून हो? नहीं, पहले देखिए, एक इतराज जो मैं आपके सामने रख दूं, आप बार बार कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एनजीओ है ये मानेगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जी, यासिर जिलानी, आवाज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कोई यकीन नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है जो अपने मफाद के लिए काम करती है, एक क्लियर है। आप अपनी इंडिविजुअल हैसियत में क्या कौन कह रहा है, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, शरीयत में कहां दखल अंदाजी की बात हुई है?
जो एक बिद्दत तलाक बिद्दत है, ठीक है। अगर इन लोगों ने कोशिश करी होती, मैं तो डायरेक्ट कहता हूं कि हमारे उलेमा, हमारे मुफ्ती, हमारे जो मौलाना हजरात हैं, अगर आज उन लोगों ने इस मसले को हल किया होता तो आज यकीन माने कि ये हम और आप इस पे डिस्कस नहीं कर रहे होते। ये शाबानों से डिस्कशन की शुरुआत हुई है। शाबानों के वक्त भी इसी तरह के फैनेटिक सोच के जो लोग थे, उन्होंने पूरे भारत में हंगामा बरपा हुआ था। इसी तरह की डिबेट, क्योंकि उस वक्त टीवी का चलन इतना नहीं था, तो पेपर के अंदर बड़े बड़े कॉलम लिखे जाते थे। ठीक है, यासिर जिलानी अब जब नए सिरे से यासिर जिलानी अब फिर से पार्लियामेंट में सरकार बिल ला रही है, क्या जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ दीजिए आप, उसकी बात कीजिए, जो दूसरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें एतराज था, जिस पर नाइश हसन जी ने खुद एतराज जताया था, क्या उन चीजों पर गौर नहीं करेगी सरकार? उन पर गौर करना चाहिए सरकार को। आज जो मिनिस्टर का बयान है, आज जो भारत के मिनिस्टर का बयान है, जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने क्लियर ये बात कह दी है जी, उन्होंने क्लियर ये बात कह दी कि इसमें अगर किसी तरमीम की जरूरत होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन का अगर कोई आदमी अपनी कोई सुझाव देना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल वो सोच रहे हैं। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए हैं। अब हमारे जो तंजीमें हैं, हमारे जो लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको चाहिए। देखिए, मैंने आपको पिछली डिबेट में भी कहा था कि मेरा एक मकसद है, ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत को यहां से खत्म करना। उसके लिए कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें जो लोग अड़चन लगा रहे थे, मैं नाइश हसन को भी कहूंगा कि वो सरकार से सवाल पूछें, जरूर उनका हक है, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के सांसद खड़े होकर गलत दलीलें देते हैं और विरोध करते हैं, तो इनका हक बनता है कि उनसे भी सवाल करें, उनसे भी सवाल पूछे कि क्या वो औरतों के हक में नहीं है। या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जब ये कहती है कि मैं ट्रिपल तलाक को, अब जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं तलाक को खत्म नहीं होने दूंगा, ट्रिपल तलाक जो तलाक बिद्दत है, तो उस पर भी सवाल करें। ठीक है, मैं रिदवाना सनम जी आपके पास आना चाहूंगा। रिदवाना सनम, क्या आपको नहीं लगता है कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ठीक है, मैं नाइश जी आ रहा हूं, मैं उससे पहले रिदवाना सनम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रिदवाना सनम जी, आपको नहीं लगता है कि जिस बिल की बात हो रही है, तो ऐसे में 3 तलाक पर जो भी मसवदा बने वो इस्लामिक एतबार से ही होना चाहिए? जी, मैं बिलीव करती हूँ जो कुरान शरीफ में लिखा है और जो हमारे इस्लाम की तरीके से जो कानून है उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार को बहुत सारे काम है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत कुछ, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट, हिंदू वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे लगता है बात रिलीजन की नहीं है, बात एक वुमन की है। और ट्रिपल तलाक सबसे बड़े दुख की बात है। ट्रिपल तलाक किसी को समझ ही नहीं आ रहा कुरान के मुताबिक क्या लिखा है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस्लामिक तरीके से ट्रिपल तलाक की एक्चुअल मीनिंग देखे। अगर एक आदमी तलाक 3 बार बोले या 15 बार बोले या 50 बार बोले एक टाइम पर, वो एक ही बार माना जाएगा, उसको ट्रिपल नहीं कह सकते 3 बार कहने से। 3 बार कहने में बीच में ड्यूरेशन है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और लोग इन्वॉल्व है उसमें। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है उसमें इंटरफेयर करना। बिल्कुल, लेकिन रिदवाना जो बात यासिर जिलानी कह रहे हैं, क्या इसमें हमारे उलमा की भी कमी है? क्या इसमें जो इस्लामिक जो धर्मगुरु हैं, उनकी भी कमियां हैं? हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी कमियां हैं, जिसकी वजह से आज मामला यहां तक पहुंच गया। वो अगर सेल्फिश है, लेकिन आप देखें वहां तक अगर पहुंच गया, लेकिन ये इस्लामिक मामले से अगर किसी वुमन को ये कानून पसंद नहीं है, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, वो घर से एक मोबाइल कॉल या एसएमएस पर तलाक सुन के नहीं निकलनी चाहिए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। दैट मींस उसको कानून का पता नहीं है। ये बहुत सेफ और बहुत ही, मैं एक खुद एक औरत हूँ, मैं इसको अच्छे से समझती हूँ। जब कुरान ने और जब हमारे इस्लाम के नजरिए से ये कहा गया कि जब तलाक होता है तो अर्श हिल जाता है, अर्श हिलता है, जो हमारे प्रॉफिट है उनको सबसे अगर बुरी कोई चीज उनकी जिंदगी में लगी है तो ट्रिपल तलाक जैसी चीज पे, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते मौलवी हजरात बैठ के आम लोगों के बीच में? क्यों नहीं कहते हैं कि ये गलत प्रैक्टिस रही है?
क्यों नहीं आज तक हम आजादी के बाद, पिछले 1980s के बाद, 85 जब शाहबानो का केस है उसके बाद हम यही लड़ रहे हैं। हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया। हमारे पास एजुकेशन पे हम काम करना नहीं चाहते। पिछले 70 सालों में जो सरकारें रही हैं वहां एक मदरसा नहीं खोल के दे पाए रिलीजन के बेस पे। ठीक है, मैं कासिम रसूल इलियास साहब आपके पास आना चाहूंगा। कासिम रसूल इलियास साहब, जो बात बार बार कही जाती है कि 3 तलाक का मामला हमेशा से ही एक तरह से बहुत मुतनाजा रहा है, शरीयत से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इस पर एतराज रहा है। क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम जो उलमा है उनकी कमियां रही हैं? चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमाते इस्लामी हिंद हो, इस तरह की तंजीमों को इस पर काम करना चाहिए था, जिसमें ये तंजीमें फेल रही। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपको बता रहा हूं, ये तंजीमें काम कर रही है। यानी इस्लाह माशरा की कोशिशें पूरे मुल्क में चल रही है जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, इस्लाम ने ये बात कही है कि तलाक जो है, यानी इस्लाम ये चाहता है कि शादी ये बाकी रहे, और अगर तलाक की नौबत आए तो उससे पहले कई प्रोविजन दिए हैं इस्लाम ने कि जिससे कि तलाक टल सके। लेकिन उसके बाद ये कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, रिश्ता बन नहीं सकता, तो फिर आप एक तलाक दीजिए, इद्दत तक के इंतजार कीजिए, वो खातून अपने घर में रहेगी। तो ये तलाक एहसन का जो तरीका है, यही इसी तरीके को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, चाहते हैं कि ये हो। देखिए, 2 नुक्ते नजर पाए जाते हैं, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ भी 2 नुक्ते नजर पाए जाते हैं, एक हनफी मसलक है, एक अहले हदीस मसलक है। अहले हदीस मसलक यही बात कहता है कि अगर एक शख्स एक मजलिस में 3, 10, 50, 60, 70 चाहे कितनी भी तलाक दे दे, वो एक ही तलाक वाक़ई होगी। तो जो आदमी जिस मसलक को कबूल करना चाहे उसको उस मसलक पे अमल करने का इख्तियार होना चाहिए। तो मसला ये है कि ये प्रोविजन तो ऑलरेडी मौजूद है कि अगर एक आदमी, देखिए एक बात, और ये बात कि 3 तलाक तो नहीं होनी चाहिए, इसकी कोशिश हो रही है मुस्लिम माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे जो इद्दत का वक्त है, जो इद्दत के 3 टर्म है, सरकार उसमें जो चीजें बताई गई हैं इस्लाम के तरफ से, वो हमारे मौलवी हजरात ने क्यों नहीं बताया कि वो जो इद्दत का वक्त है वो मर्द और औरत कैसे बिताएंगे? इस पे खुल के क्यों नहीं बहस हुई? इसको क्यों आपने सिर्फ किताबों तक रखा और लोगों को ये आपने नहीं बताया कि वो जो इद्दत का वक्त है और उसमें जिस तरीके से रहना है, उस पूरे रहन सहन में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी तलाक वैलिड नहीं हो सकती। अगर 3 महीने मर्द अपने बीवी के साथ रह सकता है, जैसे वो अपने शादी यासिर जिलानी, यहाँ पर बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार जब दोबारा से पार्लियामेंट में बिल ला रही है, तो कासिम रसूल इलियास साहब, मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार से जाकर सलाह मशवरा करे, या सरकार को भी अब सलाह मशवरा करना चाहिए कि फुल प्रूफ इस बिल को कैसे बनाया जाए, और इस बात को भी यकीनी बनाना पड़ेगा कि किसी को देखिए किसी को गलत सजा ना होने पाए, इसे भी फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। नहीं, देखिए अबू हुरैरा साहब, हमने पिछली बार भी सरकार से बार बार ये बात कही है कि भाई जो बिल आप पार्लियामेंट में ला रहे हैं, उस बिल से पहले हम पर गुफ्तगू कर लीजिए। देखिए, हम खुद चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम माशरे के अंदर ना हो, मुस्लिम औरतों को जो है इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। आप इस पर गुफ्तगू कर लीजिए, इसको नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल इतना हार्श बनाकर आप मामला को सिर्फ खराब ही करना चाहते हैं। एक औरत को आप एक आदमी से ये कहते हैं कि अगर वो 3 तलाक देगा तो जेल चला जाएगा 3 साल के लिए, और उसके बाद वो मेंटेनेंस भी देगा, उसके बाद वो शादी बरकरार भी रहेगी, वो जेल से छूट कर आएगा तो फिर ये शादी कंटिन्यू रहेगी। ये सब अहमकाना बातें हैं जो इस बिल के अंदर मौजूद हैं। बिल के ऊपर बात होनी चाहिए। अगर कोई बिल ऐसा हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, ऐसे बिल्कुल आना चाहिए जो शरीयत के दायरे में हो, इससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन सरकार बात तो करे, सरकार बिल लाती है। मैं यासिर जिलानी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अफजल अब्बास साहब से भी यही रिएक्शन ले लूं कि अफजल अब्बास साहब, क्या वाकई में जिस तरह से कासिम रसूल इलियास साहब कह रहे हैं कि बिल पर एक लंबी बहस होनी चाहिए और ऐसा बिल बने जो सबको एक तरह से मंजूर हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा पार्टी का स्टेटमेंट यही था, मेरा आज भी है। देखिए, शरीयत के एक्चुअल शरीयत के दायरे में हो, जिसको किसी को एतराज ना हो, और बिल्कुल तो होना चाहिए। और जहां ट्रिपल तलाक, जब हमारा ये एतराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया स्टैंड 3 तलाक इज नॉट वैलिड, तो फिर कुरान बनाने की जरूरत क्या है? हम इसी पे एतराज कर रहे हैं ना। अगर कोई इसमें कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए सिलेक्ट कमेटी भेजे और सब मिलजुल के और मुस्लिम उलमाओं से, थिंकर से, थिंक टैंक से उसे बात करें
उसका सोल्यूशन निकले। हम ये नहीं चाहते हैं कि, हम खुद चाहते हैं कि 3 तलाक जो है बहुत बड़ा एक समाज के लिए जहर है और इसको इसका रेमेडीज होना चाहिए। हम इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन इसको थोपना। देखिए आपकी जो अलायंस, बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है जेडीयू, उसी का बार बार यही मांग है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, एक ऐसा बिल बनकर तैयार हो जिस पर सबकी सहमति हो, सब इत्तेफाक करते हो। इस पर बात क्यों नहीं होती यासिर जिलानी? नहीं देखिए, बात हो रही है, लेकिन बात हम किन से, हम जेडीयू पार्टनर हैं, बिल्कुल जेडीयू से बात हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या उन लोगों से बात करना जरूरी है? नाई शसन बैठी है, उन्होंने हक की बात करी है, औरतों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी है, उनसे बात हो सकती। क्या उन लोगों से, वो उन लोगों की बात को मानी जाए जिन्होंने पिछले 30 साल ये जो ट्रिपल तलाक जैसी क्रूती रही है, ये भारत में 30 साल से लोग जान रहे हैं, लेकिन जो आजादी के बाद कभी औरतों को दोयम दर्जे से ऊपर उन्होंने जगह नहीं दी, औरतों के एजुकेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि इस्लाम ने इल्म के लिए चीन जाने की बात कही। इकरा जो पहला अल्फाज है वो इल्म से रिलेटेड है, उस पर कभी इन्होंने चर्चा नहीं करी। इन्होंने अपनी 14 अब एक नई शुरुआत हो रही है, सरकार की नई शुरुआत, और सरकार भी अब खुले दिल से आ रही है, खुले मन से आ रही है, तो सभी लोगों को एक तरह से इसमें शामिल करना चाहिए। जो एतराज हैं, जिन पॉइंट पर एतराज है, उन पर एक लंबी बहस होनी चाहिए, उन पर एक लंबी बहस होनी चाहिए। दिल बड़ा किया है आप, लेकिन अगर बायस्ड होकर सोचेंगे तो मुझे लगता है हमारे जैसे लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना दिल खुद बड़ा करेंगे, खुल के सामने आएंगे और औरतों के हक की बात करेंगे, बिल्कुल खवातीन के हक की ही बात होनी चाहिए, खवातीन के हक की बात होनी चाहिए, और इस पर सबको शामिल किया जाना चाहिए, सबके मशवरे लिए जाएंगे। बिल्कुल वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, बहुत इस पर और भी बात हो सकती थी, लेकिन फिर किसी दिन इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर रिदवाना सनम जी आपका भी, यासिर जिलानी साहब, नाइश हसन साहिबा, चंद्रभूषण पांडे जी और अफजल अब्बास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।